So everyone can see the slides now. Yes, ma'am. अच्छा, शुभ्रम सी सो यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्षा शुभ्रम सब देखो। सो मेनली हमने डिस्कशन किया था लाइफ किसको लेके किसको बोला जाता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर लाइफ है। सो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको कि हम बोलेंगे कि हाँ ये लिविंग है। और ये सारे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कोई भी बंदे के अंदर नहीं है या फिर कोई भी थिंग के अंदर नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है। ओके, सो दिस डिफाइनिंग कैरेक्टर्स आर सम ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टर मैं बोल रही हूँ, जैसे कि ग्रोथ बोल सकते हो आप, डेवलपमेंट बोल सकते हो, रेस्पॉन्सिवनेस है, अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन का मतलब क्या है, एक जगह का साथ कंफर्टेबली आप रहना, उसको अडेप्टेशन बोला जाता है। देन आपका क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है बच्चों, वही ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकेंगे या फिर प्रोड्यूस कर पाएंगे। दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, देन आता है डेफिनेट शेप एंड साइज। हमारा डेफिनेट शेप एंड साइज भी होता है। मान लो बैक्टीरिया हो, वाई आप लोगों का जैसे कि प्रोटिस्टा हो, एनिमल किंगडम में जो सारे एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है, कोई कोई एसिमेट्री में रहता है, कोई कोई सिमेट्री भी रहता है, बट एक शेप एंड साइज है हमारा, राइट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे कि हम सेल सेल लेके बोलते हैं टिश्यू बन रहा है, टिश्यू टिश्यू लेके टिश्यू सिस्टम बन रहा है, टिश्यू सिस्टम लेके ऑर्गन बन रहा है, एंड फाइनल हमारा एक ऑर्गेनिज्म हम बन जाते हैं। सो दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज क्या आप लोग को नॉन लिविंग में देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। देन आता है मेटाबॉलिज्म। दिस इज अ वेरी क्लियर एंड डिफाइनिंग कैरेक्टर, बिकॉज मेटाबॉलिज्म कभी भी नॉन लिविंग में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नॉन लिविंग कुछ भी इंटेक नहीं करता है, कुछ भी एक्सक्रीट नहीं करता है, रेस्पिरेशन नहीं करता है, उसको एनर्जी नहीं चाहिए एक जगह से और एक जगह में जाने के लिए, राइट, या फिर बातें करने के लिए, तो इसीलिए उसको मेटाबॉलिज्म चाहिए ही नहीं। और मेटाबॉलिज्म हम किसको बोलते हैं? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मतलब द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अभी आप बोलोगे मैम एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म क्या है? सो एनाबोलिज्म क्या है? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन जितने हो रहे हैं, जैसे कि आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। सो ग्लूकोज एक कंस्ट्रक्शन होता है, राइट। कार्बो हमें हम लोग क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, उसके साथ हम वाटर डाल दिए तो क्या हुआ? ये केमिकल रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज को। वैसे ही हमारे बॉडी में ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बन जाता है। सो दैट इज आल्सो ए कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। अनदर थिंग हमारे बॉडी में जैसे, और प्लांट के बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, अब बोलोगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या बोलोगे आप? अमाइनो एसिड्स ले लो। अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो प्रोटीन बनाते हैं वो। वैसे ही आप अगर न्यूक्लियोटाइड लेते हो तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का मैं जैसे ग्लूकोज बोली, मोनोमर है वो, बनाता है क्या? पॉलीमर बनाता है। सो दीज आर सम ऑफ योर व्हाट मोनोमर्स व्हिच यूजुअली बनाते हैं पॉलीमर। तो कंस्ट्रक्टिव हो गया बच्चों। अभी डिस्ट्रक्टिव या फिर हम बोलेंगे अगर डिडक्शन रिएक्शन किसे बोलेंगे? एक बड़ा सा कुछ चीज टूट के छोटा चीज बन जाना। सो उसको हम बोलेंगे कैटाबोलिज्म। जैसे कि रेस्पिरेशन में हमारा फूड क्या होता है? पूरा टूट जाता है और उससे एनर्जी निकलता है, ऑक्सीडेशन होता है। सो दैट इज अ टाइप ऑफ योर कैटाबोलिज्म। सो सिंपली याद रखो, कैटाबोलिज्म मतलब डिस्ट्रक्शन होना, और एनाबोलिज्म मतलब कुछ नया चीज बनना। तो ये दोनों चीजें होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबोलिज्म बोला जाता है। फिर होम्योस्टेसिस क्या है? मैं जो मेन पॉइंट है उसी को ही बता रही हूँ। ओके, सुब्रम ज्योति, आर यू गेटिंग? प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है? यस मैम। ये सारे ये लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपके लिए थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ, तो आप पूरा ध्यान से सुनो, कुछ डाउट होता है तो पूछो तुरंत से। ओके, ओके। अच्छा बच्चों, देन आया आप लोगों का होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब, होमियो मतलब समानता, एक समान बोलते हैं हम, या फिर इक्वल बोलते हैं, राइट। होमियो मतलब, होम्योस्टेसिस का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं। तो अगर ये प्रोसेसेस चलता है तो उसके लिए एक बैलेंस चीज चाहिए होता है, जैसे कि बैलेंस एनवायरनमेंट बोल लो, बैलेंस आपका एनर्जी बोल लो, या फिर बैलेंस आपका टेम्परेचर बोल लो, बैलेंस पीएच कंडीशन बोल दो। तो यही सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। अगर मैं बोलूंगी मुझे फीवर हो गया है,
मैं अगर खाना खाती हूँ, आप लोग सोचो, अगर आपको फीवर होता है तो उस टाइम में अगर खाना खाते हो तो प्रॉपरली आपका डाइजेशन होता है क्या? नहीं होता है, आपको जी मचलाता है, यू आर नॉट फीलिंग, यू आर नॉट फीलिंग गुड एट दैट टाइम, सो यू आर फीलिंग वेरी स्लीपी और यू आर फीलिंग लाइक वोमिटिंग, अच्छा नहीं लगता है आपको। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रॉपर एनवायरमेंट रहना चाहिए वो मेंटेन नहीं है उस टाइम में। अगर प्रॉपर एनवायरमेंट मेंटेन है तो हम उसको बोलेंगे होम्योस्टासिस। अगर प्रॉपर एनवायरमेंट हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन नहीं है, हम उसको बोलेंगे होम्योस्टासिस बिगड़ा हुआ है हमारा। समझ में आ रहा है? तो हमारे बॉडी के अंदर सारी चीजें पचने के लिए, जैसे कि मैं अभी बोलूंगी मैं कुछ दाल खा रही हूँ, चावल खा रही हूँ, ये तो आ गया न्यूट्रिशन के बारे में। वैसे ही अगर आप बोलोगे कि मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, ग्लाइको साइलेशन हो रहा है, या फिर आप बोलोगे कि मेरे अंदर क्रेब साइकिल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है, बहुत सारी चीजें होते रहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एंजाइम काम करने के लिए भी डेफिनाइट पीएच चाहिए होता है, डेफिनाइट टेम्परेचर चाहिए होता है। सो यही सारी चीजों को ही होम्योस्टेसिस बोला जाता है। बॉडी के अंदर जो सारे एनवायरमेंट प्रॉपरली मेंटेन रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए बच्चों, उसी को होम्योस्टेसिस बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब, अभी आप लोग को पता है टच मी नॉट प्लांट क्या बोलते हैं? हम लोग को उड़िया में, हम लोग तो उड़िया में लाजोकुड़ी लता बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोला जाता है श्वेता, टच मी नॉट प्लांट को? नहीं पता है? किसको पता? हाँ, जो पत्ते को ना पकड़ने से वो छूने से ही सिकुड़ जाएगा, वैसे फिर थोड़ी देर के बाद आराम से खुल जाएगा। 10th में भी पढ़े थे तुम लोग टच मी नॉट प्लांट, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? उड़िया में लाजुक लता। समझ में आ रहा है सबको? तो क्या होता है कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? मतलब हम लोग उसको छूने से वो कॉन्शियस हो गया, बंद हो गया, राइट? तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो उसका तो ट्रोपिज्म है, उसको नास्टिज्म शो कर रहा है, बट हमारे बॉडी में हम लोग कैसे कॉन्शियसनेस शो करते हैं? जैसे कि कुछ अगर मेरे आंख की तरफ आएगा तो मैं आंख बंद कर लूंगी, राइट? हॉर्न मारा है पीछे से गाड़ी तो मैं साइड हो जाऊंगी। तो यही सारी जो चीजें हैं, रेस्पॉन्सिवनेस और कॉन्शियसनेस, हम पर्टिकुलर चीज के लिए अपना कॉन्शियस शो करते हैं, राइट? क्योंकि हम वो चीज फील कर पाएंगे। बाकी जो नॉन लिविंग होते हैं बच्चों, फील नहीं कर पाएंगे। अभी आप ये फोन को लेके क्या करोगे? अगर ये फोन को आप लेके फेंक, बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। आप अगर इसको मारोगे, कुछ बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। बट अगर आप मुझे एक बार मारोगे मैं चुप रह जाऊंगी, मे बी फिर दूसरी बार मारोगे मैं बोलो क्यों मारे हो, ये तो क्वेश्चन पूछूंगी ना। वैसे ही आपको अगर बिना वजह कोई कुछ बोल देगा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, आप बोलते हो ना। तो दैट इज नोन एज योर कॉन्शियसनेस। मतलब एक चीज के प्रति हमारा जो रेस्पॉन्सिवनेस है उसको ही कॉन्शियसनेस हम बोलते हैं। और आ गया आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन अच्छे से समझाई थी लास्ट क्लास। जैसे कि लास्ट आप सोच लो 100-200 साल पहले जैसे लोग रहते थे, आज भी वैसे रहते हैं क्या? नहीं, बहुत एडवांस हो गए हैं, राइट? उनके जीन में भी चेंज आया है, इंटेलिजेंस भी में भी बढ़ा है, हाइट में भी ये हुआ है, खाने का ढंग भी चेंज हुआ है। सो दिस आर नोन एज सम ऑफ द इवोल्यूशन। वैसे ही आपका सीजन चेंज हुआ है। मी मान लो ज्यादा ठंड रहता था पहले, अभी गर्मी आ गया है, तो एनवायरमेंटल चेंजेस भी है। सो इवोल्यूशन यूजुअली हम किस में बोलेंगे? लिविंग थिंग्स में होता है। क्यों? एनवायरमेंटल चेंजेस के वजह से भी होता है, और अंदर हमारे बॉडी में जीन का म्यूटेशन होने के कारण भी होता है। ओके, एनवायरमेंट चेंज होगा तो वो जो चीजों को ट्रिगर करेगा वही सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। हमारे बॉडी में अगर जीनोमिक लेवल में चेंज होगा, मतलब डीएनए में चेंज होगा, तो जीनोटाइप में चेंज होगा तो हमारे फिनोटाइप में वो शो करेगा। ओके, तो दिस इज नोन एज योर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन करेंटली हमें नहीं पता चलेगा बच्चों, बट जो चीजें ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके हैं, हम अगर 100-200 या फिर 1000 साल पहले की चीजें देखेंगे तो हमें वो पता चलेगा, हाँ पहले ऐसा था अभी ऐसा है। फिर हमारे 1000 साल के बाद अगर हमारे मतलब बहुत जनरेशन के बाद कोई हमारे साथ खुद को कंपेयर करेगा तो पता चलेगा हाँ कुछ कुछ चेंजेस आए हुए हैं। वैसे ही सारे केसेस में, प्लांट्स में भी ले लो, डिफरेंट एनिमल्स में ले लो, बर्ड्स में ले लो, फिशेस में ले लो, सब में इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। आगे हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन में डिटेल में। डार्विन का ये इवोल्यूशन को लेके एक दूसरा स्टेटमेंट था, और ह्यूगो डिवेरिस का इवोल्यूशन को लेके दूसरा स्टेटमेंट था, और लामार्क को लेके, लामार्क का फिर दूसरा। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैव टोल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स।
क्योंकि जिसके हिसाब से क्या वो हम बोल सकते हैं केस स्टडीज के हिसाब से उन्होंने अपना अपना स्टेटमेंट दिया था। ओके, तो उसमें से हम ये भी देखेंगे कौन सा कंट्राडिक्शन हो रहा है, कौन सा सही बैठ रहा है हमारे थिंकिंग के साथ। ओके, ये सारे भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आया बच्चों रिपेयर एंड रीजनरेशन। मान लो कहीं पे किसी का कट हो जा रहा है, थोड़ा कट लग गया है, या फिर आप बोलोगे आप चल रहे थे गिर गए, कहीं पे आपका ऊंड हो गया, तो आपका खून बहेगा उस जगह से मैक्सिमम 5 to 8 मिनट्स के बाद तो बंद हो जाएगा, राइट। हम बोलेंगे क्लॉट हो गया है। तो अभी वो जगह जो कट हो गया है, आप आके घर में उसको साफ करोगे, फिर से थोड़ा सूजन रहेगा उस जगह में, कट हुआ है तो कुछ दिन रहेगा, बट विथ टाइम दैट विल हील, राइट। वो कट क्या सालों साल वैसे ही कट होके रहता है, उसमें से खून निकलता ही रहता है, नहीं, कुछ दिनों के बाद वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, राइट। सो दैट इज नोन एज योर रिपेयर। रिपेयर हो गया हमारा। और कैसे रिपेयर होता है बच्चों, रीजेनरेशन के कारण। रीजेनरेशन किस चीज का होता है, सेल्स का रीजेनरेशन होता है यूजुअली, मतलब सेल का आप बोलोगे सेल डिवीजन करते हैं। कैसे डिवीजन करते हैं, माइटोसिस मेयोसिस, दो प्रक्रिया है या फिर दो प्रोसेसेस हैं बाय विच सेल विल गिव राइज सेम टाइप ऑफ प्रोजेनी या फिर डॉटर सेल, वो जैसा है उसी तरह का ही देगा। माइटोसिस में तो वैसा ही होता है भाई। हाँ, सो ये जो रीजेनरेशन हम बोल रहे हैं ये इसी कारण से बोलेंगे। अभी दूसरे ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, जैसे कि आप बोलोगे कि लिजर्ड। लिजर्ड का अगर हम बोलेंगे टेल कट हो गया, तो जो लिजर्ड का टेल कट हो गया, ये टेल फिर से आएगा कि नहीं, वापस आता है, कभी देखे हो। तो उस केस में पर्टिकुलर रीजनरेशन वर्ड वहां पे फिट हो जाएगा। री अगेन जनरेट हो गया, एक कट हो गया फिर से अगेन जनरेट हो गया। बट हमारा अगर क्या बोलेंगे, नाखून और बाल को छोड़ दो, किसी का हाथ अगर कट हो जाता है या फिर पैर कट हो जाता है, आंख अगर चली जाती है, फिर से आता है क्या, नहीं आएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में उतना रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं है, सारे पार्ट्स में रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं है। ओके, कुछ सेल हाँ रीजनरेट हो जाएंगे, बट वैसा नहीं कि पूरा एक ऑर्गन टूट गया या फिर कट हो गया वो पूरा आ जाएगा, हमारे में वैसा नहीं है। बट प्लांट्स आर रीजनरेटिव इन नेचर, मतलब उसके सारे सेल जो होते हैं उनका कैपेसिटी होता है, एक एक पर्टिकुलर सेल का कैपेसिटी होता है बच्चे, कि वो एक एक सेल पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ओके, सो एक सेल का कैपेसिटी एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना पाए, उसी टाइप का प्रोसेस को बोला जाता है टोटिपोटेंसी, या फिर दैट फेनोमेनन पर्टिकुलरली इज नोन एज टोटिपोटेंसी। A single cell can regenerate or produce a whole organism. That particular phenomenon is known as totipotency. This can be asked as your question in your NEET exam. So बच्चों इसको याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, टोटिपोटेंसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। और प्लांट सेल्स आर टोटिपोटेंट इन नेचर। ओके, सो रिपेयर रिजेनरेशन समझ में आ गया। संकेतिका, Yes. संतोष, वर्षा, Ma'am? ବୁଝା ପଡୁଛି? କୁହ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଟିପୋଟେନ୍ସିଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ। टोटिपोटेंसी है गोटे ऑर्गेनिज्म रे आमे भाबी दियो जे कोनसी ऑर्गेनिज्म, हां जदी तारो सेल रो कैपेसिटी अछि कि गोटे पूरा नुआ सेही भलिया गोटे ऑर्गेनिज्म ते तयारी करि परिबो गोटे सेल रो, ताहले आमे ताको टोटिपोटेंट बोली कहिबा। किंतु आम केस रे केवल पिले मन रख कि जाइगोट रो से कैपेसिटी अछि। जदी ह्यूमन केस रे पचाला तुमरो जाइगोट आउट स्टेम सेल मानकर कैपेसिटी अछि कि से माने पूरा नुआ ऑर्गेनिज्म ते तयारी करि परिबे। जाइगोट ता डिवाइड हे कि पूरा छुआटे हे जाउछ कि नहीं, तो केवल जाइगोट रो से कैपेसिटी अछि। आमर बॉडी रे बे ऑर्गन मानकर से कैपेसिटी पूरा नाही कि हाथटे कटि गले पुणी हाथटे हे जिवो, गोड़ कटि गले गोड़ हे जिवो, से भला नाही, केवल जाइगोट रो से कैपेसिटी अछि। किंतु जेतरा प्लांट केस कहूचे आमे प्लांट रो गोटे सेल को भी लेके टिश्यू कल्चर ते पढिचो कि नहीं, टिश्यू कल्चर रे कोन गोटे सेल को लेके भी नुआ गछटे तयारी कर देई परिबा आमे, राइट। सो ए जो गोटे सेल को लेके पूरा ऑर्गेनिज्म ते तयारी करि पारले से पर्टिकुलर फेनोमेनन को बा से पर्टिकुलर प्रक्रिया को हमें टोटिपोटेंसी बोली कहूचे, से कैरेक्टरिस्टिक टा को, हला से कैरेक्टर टा को टोटिपोटेंसी बोली कहूचे, बुझलो। ओके मैम। अच्छा, और किसी का कुछ डाउट है बच्चों? श्वेता, शुभ्रम ज्योति, समझ में No. आ रहा है पूरा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सोनालिका, सोनाली, शाश्वती, देन सस्मिता, संतोष, Yes, ma'am. सांकेतिका, पल्लवी, गिरिजा, Yes, आदित्य, ma'am. ओके, ललित। ललित बुझा पड़छि तो?
ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଜି କଣ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରୁଦ୍ର ଏମାନେ ସବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଗୁଡା, पुणी पर बुझी पारिबेनी। हाउ नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग उसको ही मैं जो जो अभी समझाई उसी को ही मैं डिस्क्राइब की हूँ ये स्लाइड में। कुछ आपको वैसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। लास्ट पोर्शन को मैं ले चलती हूँ आपको, जो हमने छोड़ा था लास्ट। यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सुब्रम ज्योति तुम्हें समझ में आ गया होगा, राइट? यस मैम। ओके, अभी देखो नेक्स्ट है, देखो रीजनरेशन रिपेयर में क्या है, यहाँ पे कट लगा है, कहीं पे किसी का थाई या फिर टमी पोर्शन है ये। हाँ, इतना बड़ा कट लगा है, तो धीरे धीरे करके ये क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। एजिंग, एजिंग मतलब हम बूढ़े हो जाना। एक टाइम के बाद क्या होता है, हमारा स्किन डल हो जाता है, हम जैसे पहले दिखते थे वैसे नहीं दिखते हैं, राइट? तो यूजुअली हेयर्स भी व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ बुढ़ाई कर लेने को, राइट? तो एक सर्टेन टाइम होता है बच्चों, जैसे कि ह्यूमन का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर आप प्लांट का भी बोल सकते हो, जिस भी ऑर्गेनिज्म ले लो, बर्थ है मतलब डेथ भी है, ओके? और बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक ये जो पीरियड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन अगर डिफाइन करो आता है आपका क्वेश्चन, तो आप लोग को क्या लिखना है, मतलब क्या आपका होगा वहां पे स्टेटमेंट, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक, उसको हम लाइफ स्पैन बोलेंगे, ओके? तो ये जो लाइफ स्पैन है, आप लोग जिससे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ले लो, चाहे कोई एक दिन भी बच रहा हो, चाहे कोई एक हफ्ता बच रहा हो, चाहे कोई 60-70 इयर्स तक, या फिर कोई कोई जैसे हम लोग बोलेंगे क्या अल्पाइन टुंड्रा में कुछ कुछ पेड़ हैं जो कि 4000 साल तक भी जीवित रहते हैं। आप किसी भी पेड़ के बारे में बोल दो, किसी भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, फिशेस, बर्ड्स, टेक एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो उसका जन्म से लेके मरण तक वो जो टाइम पीरियड रहता है बच्चों, उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। अभी लाइफ स्पैन को हमने तीन स्टेजेस में डिवाइड किया है। फिर लाइफ स्पैन को एक पहला जो स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल स्टेज। अगर हम बोलेंगे एनिमल्स के केस में तो जुवेनाइल स्टेज मतलब बर्थ से लेके टिल या फिर बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी समझ में आ रहा है, जब हमें रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर अचीव करते हैं हम लोग, या फिर बोल सकते हो रिप्रोडक्टिवनेस अचीव करते हैं, उससे पहले का पीरियड हम बोलेंगे जुवेनाइल या फिर जुवेनाइल स्टेज। प्लांट के केस में उसको जुवेनाइल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव पीरियड, ओके, या फिर वेजिटेटिव स्टेज। अभी जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में हम लोग एंट्री करते हैं, मतलब हमारा प्यूबर्टी हुआ, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, ह्यूमन के केस में सोमिनाच होता है, फिर मेनोपॉज तक चलता ही रहता है रिप्रोडक्टिव फेज। वैसे ही प्लांट में भी रिप्रोडक्टिव फेज होता है, बट प्लांट में वैसे कुछ साइकिल नहीं चलता है, राइट? फिर रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आया आप लोग का क्या बोलोगे, सेनेसेंट। सेनेसेंट मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, बूढ़े हो गए हैं अभी, राइट? तो बूढ़े होने के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीजें चेंजेस आते हैं धीरे धीरे। यूजुअली हमारा क्या बोल सकते हो, डिजीज भी अफेक्ट करता है बहुत लोगों को, और ड्यू टू सम रीजन हमारा क्या होता है, डेथ होता है। कुछ भी रीजन हो सकता है बच्चों, ऑर्गन फेल्योर हो सकता है, या फिर हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर वैसे ही नॉर्मली भी कोई कोई डेथ हो जाता है, ठीक है? तो धीरे धीरे काम करना बंद करता है सारा ऑर्गन हमारा। हाँ, तो एजिंग क्या बोलते हैं ना, हम धीरे धीरे एक ट्रांजिशन पीरियड में पहुंचने के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन करता है हमारा बॉडी का सारा चीजें, या फिर फंक्शन का ऑर्गन का फंक्शनिंग, उसको एजिंग बोला जाता है, ओके? एजिंग का सिम्टम्स भी है, डलनेस आना या फिर रिंकल्स आना बॉडी में, ओके, वही सारे। फिर आता है डेथ। डेथ को अगर हम पढ़ाई करते हैं, जो कोई डेथ के बारे में स्टडी करेगा उनको क्या बोलेगा, थानाटोलॉजी बोला जाएगा। स्टडी ऑफ डेथ इज नोन एज थानाटोलॉजी, और जो बंदा पढ़ेगा उसको थानाटोलॉजिस्ट बोलेंगे उसको। तो 3 स्टेज लाइफ स्पैन का याद रहेगा। ह्यूमन या फिर एनिमल केस में आप डायरेक्ट बोल सकते हो जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंट। प्लांट के केस में वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंट, ओके? 3 फेजेस है लाइफ स्पैन में। अभी डेथ जो 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार का है यूजुअली, 2 टाइप्स ऑफ डेथ यू कैन टेल। वन इज क्लिनिकल डेथ बच्चों, अनदर इज बायोलॉजिकल डेथ। सो बच्चों अभी क्लिनिकल डेथ एंड बायोलॉजिकल डेथ में क्या डिफरेंस है? सो क्लिनिकल डेथ में क्या क्या होगा, देखो, हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा, हार्ट बीट विल स्टॉप, देन पल्स, यहाँ पे जो होता है पल्स हम जहाँ से चेक करते हैं, ये स्टॉप हो जाएगा।
मतलब डॉक्टर आके पहले क्या देखता है, यहाँ पे देखता है कि नहीं स्टॉप हुआ है या चल रहा है, तो ये स्टॉप हो जाएगा. ब्रीदिंग, व्हाट इज दिस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट? सो दिस विल स्टॉप, ये भी नहीं करेगा बंदा. प्यूपिल डायलेशन, आंख भी देखते हैं ना ऐसे खोल के, तो आंख का जो ब्लैक कलर है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं. प्यूपिल देखो कितना बड़ा हो गया है. और कौन से टाइम में प्यूपिल डायलेशन होता है, किसी को पता है तो बताओ तुरंत से. ललित, सांकेतिका, सुब्रम ज्योति, श्वेता, पता है क्या? और कौन से टाइम में डायलेशन होता है? नेचुरली. अभी मैं अगर लाइट जाके बंद कर दूंगी ना, डायलेट हो जाएगा. पता है क्यों? क्योंकि मेरे आंख के अंदर ज्यादा लाइट नहीं जा रहा है, तो मैं जो भी ऑब्जेक्ट देखना चाह रही हूँ उसको अच्छे से देखने के लिए मुझे डायलेट करना पड़ेगा. प्यूपिल अपने आप ही बड़ा हो जाएगा. लाइट आते ही आंख में छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसको उस टाइम में क्या होता है, लाइट, बहुत सारा लाइट अंदर नहीं देना रहता है, कम लाइट देना रहता है. मतलब जितना चाहिए एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उतना ही लाइट अंदर छोड़ता है वो. तो ये एक पर्दे का टाइप पर्दा है बोल सकते हो. तो वो अगर कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा, ये एक एंट्री है, ये एक डोर है बोल सकते हो, ओपन डोर है जिसके अंदर से लाइट अंदर जाता ही रहता है. मरने के बाद प्यूपिल डायलेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ओके, खोल जाता है. ये एक एंट्री है. देन आया बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग में. बायोलॉजिकल डेथ में देखो, ये था क्लिनिकल डेथ, समझ में आएगा. अगर क्वेश्चन आएगा क्लिनिकल डेथ का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से मान लो एक दिया होगा और बाकी दूसरा दिया होगा, या फिर इसमें से 3 दिया होगा और एक अलग सा दिया होगा, पूछेगा इसमें से कौन सा क्लिनिकल डेथ का सिम्टम्स नहीं है. ओके. बायोलॉजिकल डेथ में क्या होता है देखो, रेफर्स टू स्टॉपेज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन. ब्रेन स्टॉप हो जाएगा, काम नहीं करेगा. और फिर पैलर मोटिस किसको बोलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे मोटिस में बोलूंगी. ये सारे मोटिस का मतलब आपको याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है. रिगर मोटिस, अकड़न आ जाना, अकड़न मतलब कड़कड़ कड़कड़ है कि जो खोली हुई, पूछा था मैंने. जितना देर तक हम लोग वैसे मतलब मरने के बाद जितना देर तक बॉडी रहेगा उतना ही अकड़न आते जाएगा उसमें, ठीक है ना. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसा करेंगे ना टूट जाएगा पूरा, तो अकड़न आ जाता है. हाँ, तो उसको रिगर मोटिस बोला जाता है. तो ये चीज देखा जाता है कि कितना अकड़न है, उसके हिसाब से कितना लेट ये बॉडी है. पोस्टमार्टम में ये सारा पता चलता है. ओके. पालोर मोटिस का मतलब है बच्चों, इट इज पेलनेस व्हिच हैपन आफ्टर डेथ. देहटा श्वेत हो जाइए तार पूरा धड़ालिया पड़गलानी कहे ना, मतलब बॉडी में और जान नहीं है जैसे बोलेंगे, तो बॉडी धीरे धीरे व्हाइटिश होने लगेगा, राइट. तो उसको बोलते हैं पालर मोटिस. आज जाके गूगल में ये सारा टर्म डालना और देखना उसका पिक्चर कैसा है तो समझ में आ जाएगा. ओके. पालर मोटिस. थोड़ा थोड़ा काम खुद भी कर लिया करो यार, कितना हम ही सारा डाल दें क्या, फिर क्या होगा, होमवर्क नहीं होगा आप लोगों का. तो आज जाके सारा देखना, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास दिखाऊंगी आप लोगों को. ओके. याद दिलाना नेक्स्ट क्लास मुझे कि मैम सारा मोटिस का दिखाइए, तो मैं पिक्चर दिखाऊंगी. लीवर मोटिस क्या है देखो, सेटलिंग ऑफ ब्लड इन लोअर पोर्शन. मतलब कोई अगर मर जाता है तो उसका सारा बॉडी का जो ब्लड है बच्चों, वो क्या होगा, धीरे धीरे पैर की तरफ चला जाएगा, वहां पे चला जाएगा और जमा होने लगेगा. हाँ. अल्गर मोटिस मतलब रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस करना लगेगा, मतलब ठंडा पड़ता जाएगा बॉडी. ओके. 37 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है हमारा बॉडी यूजुअली, मरने के बाद धीरे धीरे ठंडा पड़ते जाएगा. देन रिगोर मोटिस आ गया, मैं जो पहले बोली थी, मसल्स एंटर ए प्रोलॉन्ग फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर डेथ, मतलब अकड़न आ जाना. विद इन दिस ड्यूरेशन ऑफ क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल डेथ, इंटरनल ऑर्गन मतलब क्लिनिकल डेथ पहले होता है फिर बायोलॉजिकल डेथ शुरू होता है आप लोग का. तो क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, एक बॉडी से लेके दूसरे बॉडी में फिट करवा सकते हैं. ये टाइम पार हो जाएगा या फिर ये टाइम अगर आप लोग का चला गया, फिर हम ऑर्गन खराब हो जाएगा, हम नहीं ले सकते एक बॉडी से. ठीक है, थैंक यू. खत्म. यहाँ पे आज का स्लाइड खत्म होता है, आज का नया स्लाइड शुरू करेंगे. सो ये जो लास्ट वाला स्लाइड था बच्चों, मैं फिर से सुब्रम ज्योति के लिए बता दी, उसके साथ बाकी सबको भी समझ में आ गया होगा. कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर नए स्लाइड में चलेंगे. Slide, today's slide is always with you, already with you because I have sent in the group. Second वाला slide मैं भेज चुकी हूँ already, आप लोग देख चुके होंगे बहुत सारे, right? हेलो मैम. Yes. कहाँ वर्षा.
मैम डेथ पर बॉडीटा हल्का कहीं ହେଇଯାଏ हल्का ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ଆମର ସବୁ କଣ हल्का ହେଇଯାଏ ନାଇଁ ତ डेथ पर हल्का नहीं रे ओजनिया हुए डेथ ପରେ just मैम ଓଜନିଆ जो ଭାସିବ ଯୋଉ କହୁଛୁ କାହିଁକି ହଁ ହେଇଯାଏ ଭାସିବ ସେଇଟା ପର ଷ୍ଟେଜ ସେଟା ପରେ ଆଗ ତ ଓଜନ ହବ ହେଲା କାହିଁକି ନା ବ୍ଲଡ ଗୁଡା ଖସିଯିବ ସବୁ ଆଉ ବଡି ଟା ବହୁତ ହେଭି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଓଜନିଆ ହେ ମାନେ ହାଲକା ହେଇଯିବ ବହୁତ କାହିଁକି ନା ଭିତର ଅର୍ଗାନ ଗୁଡା ସଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସବୁ ସଢିଗଲା ପରେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆଉ ତାର ରହିଲା କି ଓଜନ ରହିଲା କି ରହିବନି ସେତେବେଳେ ହାଲକା ଲାଗିବ ଓକେ मैम बोलो मैम बॉडी टा कौन पे ठंडा है जाए ठंडा ହେଇଯାଏ ପୁରା ବଡିରେ ଆଉ କିଛି मेटाबॉलिज्म हबनी ଆଉ गरम କାହିଁକି ରହିବ देखो अगर बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तभी आप लोग का एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहा है मतलब कुछ कुछ हीट ऑब्जर्व होना और कुछ कुछ हीट निकलना तभी हमारा टेम्परेचर बैलेंस रह रहा है और हमें क्या गर्मी महसूस हो रहा है या फिर हमारा बॉडी का टच करेंगे तो हमें पता चलेगा हाँ ये नॉर्मल बॉडी है करके बट अगर बॉडी में कुछ फिजियोलॉजी हो ही नहीं रहा है तो कहाँ से आएगा टेम्परेचर बॉडी में समझ में आ रहा है इसलिए ठंडा पड़ता जाएगा सिंपल क्लियर यस मैम ओके देन देखेंगे डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब नाम से ही पता चल रहा है डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा राइट हम अभी जहां पे भी आप लोग रहते हो बाहर अगर थोड़ा घूम के 3-4 किलोमीटर चले आओगे तो क्या देखोगे अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देखोगे राइट और बहुत सारे पेड़ पौधे देखोगे बहुत सारे इंसेक्ट भी देखोगे और मेन और भी बहुत सारी चीजें देखोगे जैसे कि गाय भैंस बकरी ये सारी चीजों को भी देखोगे राइट ये सारे भी हैं सो इनके अलावा आप लोग बहुत सारे बर्ड्स को भी देखोगे और अगर पानी के पास चले गए हो तो फिशेस भी देखोगे फ्रॉग भी देखोगे तो कहने का मतलब है बच्चों हम सिर्फ अकेले नहीं हैं दुनिया में हमारे वर्ल्ड में या फिर बोल सकोगे लिविंग वर्ल्ड में हमारे अलावा हमारे जैसे या फिर हमसे कुछ अलग दिखने वाले भी बहुत सारे बंदे हैं या फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं राइट सो इसीलिए हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है so there are millions of living organisms such as plants animals bacteria and slime molds etc are around us करेंटली हम लोगों ने अभी तक कुछ 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर चुके हैं ओके करेंटली बट उसमें से 1.25 स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड 0.55 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट हैव बीन स्टडीड वहां से मान लो दुनिया में जितने भी एनिमल्स प्लांट्स या फिर इंसेक्ट या फिर कुछ भी ले लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम का ही ले लो 5 किंगडम में से प्लांट एंड एनिमल किंगडम के प्रति हम लोग थोड़ा ज्यादा कंसर्न दिखाते हैं क्योंकि हमें जानना है उनके बारे में राइट वहीं से ही हमें ज्यादा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस मिल जाता है तो अगर हम प्लांट अभी तक जितने 100% है बच्चों वहां से कुछ सब मतलब बोल सकते हो 7% ही हम लोग स्टडी कर पाए हैं 3 to 7% वैसे ही एनिमल्स में भी हम लोग बोलोगे 100% से कुछ 17 या 20% ही स्टडी कर पाए हैं समझ रहे हो कितना और अभी बहुत सारे डिस्कवर करने के लिए भी बाकी है डिस्कवरी भी नहीं हुआ है अभी तक और स्टडी तो बहुत दूर की बात है गहरे समंदर के अंदर बहुत अंदर अगर जाओगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स भी हैं एनिमल्स भी हैं उनको क्या स्टडी कर पाए हैं हम लोग नहीं कर पाए हैं अभी तक राइट तो वैसे ही हम लोग बिलीव भी करते हैं हमारे प्लैनेट के अलावा भी और भी प्लैनेट होंगे जहाँ पे लाइफ भी एग्जिस्ट कर रहा होगा बट वहां तक भी पहुंच नहीं पाए हैं हम लोग हमेशा लाखों करोड़ों पैसा खर्च करते हैं बहुत सारे कंट्री नासा करता है ISRO का इसरो करता है बहुत सारा पैसा खर्च करता है ताकि हम थोड़ा कुछ स्पेस में जाके और दूसरे ग्रह के बारे में पता लगा सकें बट नहीं कर पाते राइट क्योंकि हम यहाँ पे ही नहीं कर पाए हैं सारा कुछ तो बाहर करना कर पाएंगे नहीं डाउट खर्चा तो कर रहे हैं जा भी रहे हैं बट नहीं कर पाए हैं अभी तक ओके बट फिर भी हम लोग हार नहीं मानते हम लोग हमारा काम करते रहते हैं क्योंकि व्हेन देयर इज ए क्या बोलते हैं मतलब होप तो है ही ना कुछ अच्छा पाने का या फिर अच्छा करने का इसलिए करते हैं तो क्या पता आप लोग आगे जाके बहुत बड़े बॉटनिस्ट बन जाओ या फिर जूलॉजिस्ट बन जाओ और बहुत सारे खोज में लग जाओ और बहुत सारा नया स्पीसीज खोज भी कर पाओ तो अच्छा रहेगा ना वो चीज जरूर बताना राइट और हम लोग आपके बारे में बुक में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा मैं बोल पाऊंगी प्राउड फील करूंगी हाँ वो देखो संकेतिका है या फिर वो देखो शुभ्रम ज्योति है ललित है
और ये श्वेता है, तो बोल पाएंगे। और जितने भी हो आप लोग, सबका नाम नहीं ले रहे हो मतलब आप दुखी नहीं होना है, सबका ही नाम ले रही हूँ बीच बीच में इसलिए। ओके, देखो फिर क्या बोलेंगे बच्चों, सिंगल ग्रुप ऑफ इंसेक्ट हाउएवर आउट नंबर ऑल प्लांट्स। अभी बताइए आपको, जितने 5 हमारे क्या है किंगडम है, उसमें से सबसे ज्यादा क्या है बच्चों, प्लांट्स है। अभी सिर्फ एनिमल के बारे में अगर देखेंगे, एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा फाइलम, सबसे ज्यादा कौन से फाइलम में पाया जाता है, इंसेक्ट फाइलम में। तो इंसेक्ट फाइलम में जितने इंसेक्ट है ना, सबसे ज्यादा उनका नंबर है। ओके, एवरी ईयर बहुत सारे क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवरी होता है हमसे, जैसे कि 15,000 एक एवरेज में बताई हूँ, 15,000 ऑर्गेनिज्म आपका हम लोग डिस्कवरी करते हैं एवरी ईयर ऑन एन एवरेज। इससे ज्यादा भी होता है, इससे थोड़ा कम भी होता है, और अभी तक हमें बहुत सारे के बारे में पता भी नहीं है, ये भी बताइए आपको। तो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है एक बहुत सारी चीजों को एक साथ स्टडी कर पाना, राइट। तो इसके लिए बहुत टाइम भी चाहिए बच्चों, बहुत पैसा भी चाहिए, बहुत मेहनत भी लगता है साइंटिस्ट को, सो इट विल टेक टाइम। और जब तक हम सोचेंगे बहुत सारा डिस्कवर हो गया, तभी पता चलेगा और भी बहुत सारे फिर होके हैं आगे इवोल्यूशन में। हाँ, सो ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर देयर नेम, हमें सबका नाम याद करना। इवन बीइंग ए बायोलॉजिस्ट या फिर बायोलॉजी मैम आप बोलोगे, अगर मैम को भी बहुत सारा नाम पता होगा क्या, नहीं, फ्रैंकली बोल रही हूँ, मुझे भी बहुत सारे नाम नहीं पता है, जितने चाहिए हम लोग भी याद रखते हैं, ठीक है ना, जितना चाहिए हम लोग भी याद रखते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा याद रख लिया, फिर अगर एक साल में उसको नहीं पढ़ती हूँ तो फिर भूल जाऊंगी। सेम विल बी विथ यू ऑल्सो। बायोलॉजी का आप अगर एक बार याद रखे हो और कॉन्सेप्ट समझे हो, अगर उसको 3-4 महीना नहीं पढ़ोगे बच्चों, फिर से भूल जाओगे। इसलिए बीच बीच में आपको पढ़ना रहता है, पढ़ने के लिए चाहिए, मतलब आपको पढ़ना रहना चाहिए, ठीक है, वैसे नहीं कि छोड़ दोगे पूरा। तो इसीलिए बायोलॉजिस्ट ने क्या क्या है, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट डाइवर्स टेक्निक निकाले हैं, सो दैट ये नाम सारे इजीली याद रख पाएंगे हम। अभी आया सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स क्या है ना, साइंटिस्ट हु स्टडी एंड कंट्रीब्यूट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज सिस्टमेटिक्स। जो साइंटिस्ट हम बोल सकोगे कंट्रीब्यूशन किए हैं, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, तो उस टाइप के फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनोमिस्ट। ओके, जो साइंटिस्ट यही सारी चीजें करते हैं। अभी बच्चों टैक्सोनॉमी को मैं सिंपली आपको पहले बता देती हूँ क्या है ट्रांस टैक्सोनॉमी। मैं हमेशा यही एग्जांपल देती हूँ, ये मुझे बेस्ट एग्जांपल लगता है, आप लोग को भी अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग सोच लो कि विद्यासागर में 1000 बच्चे एडमिशन लिए हैं, ओके, और उसमें से कुछ 100 आपका ओयूटी के लिए होंगे, कुछ 500 आपका होंगे बीएड के लिए और बीएड रिलेटेड सारे कोर्सेज के लिए, कुछ 50 होंगे आपके +2 के लिए या फिर 11-12 बैचेस के लिए बोल लो, कुछ 100 होंगे आपके जेई के लिए, ओके, कुछ और 200 होंगे आपके एसएससी के लिए। तो वैसे होके क्या हो गया, मैं अभी पता कैसे चला मुझे ये 1000 बच्चे डिफरेंट ब्रांचेस के लिए आए हैं, पहले मैं आइडेंटिफाई की, राइट। सो मैं डेटा लेके पहले आइडेंटिफाई की, हाँ ये बच्चे इस स्ट्रीम के लिए आए हैं, आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आएगा क्लासीफाई, आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उनको क्लासीफाई कर दी, हाँ इतने बच्चे मेरे जाएंगे ओयूटी पढ़ने के लिए, इतने बच्चे हमारे जाएंगे नीट एग्जाम के लिए, इतने बच्चे जेई के लिए, इतने बच्चे +2 के लिए, इतने बच्चे आपके ब्ला 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 डिफरेंट कोर्सेज के लिए। तो पहला था आइडेंटिफिकेशन, फिर आया बच्चों क्लासिफिकेशन, थर्ड में आएगा आपका नोमेनक्लेचर, नामकरण करना। अभी ओयूटी में 3 बैचेस चल रहे हैं पता है, फिर क्लास कोर्स के 3 बैचेस, फिर आपका 1 ईयर में 2 बैचेस या 3 बैचेस, वैसे ही आपका क्या बोलोगे जेई में फिर अलग सा, बीएड में अलग से 10-12 बैचेस। तो उसको कैसे मैं नाम करूंगी, 1 2 3 4 करके नाम करूंगी, राइट। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि श्वेता, ललित, वर्षा और पवित्रा आपका, या फिर आप बोलोगे क्या संकेतिका, शाश्वती 1 ईयर के लिए है, और या फिर शुभ्रम ज्योति 1 ईयर के लिए है, या फिर रुद्र, शाश्वती ये सब क्लास कोर्स के लिए, मुझे पता कैसे चलेगा मैं अगर नामकरण नहीं करूंगी। सो उसको मुझे क्या नेमिंग देना पड़ता है। तो ऑर्गेनिज्म को पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं उसको, फिर उसका नामकरण करते हैं या फिर नोमेनक्लेचर, ये पर्टिकुलर वर्ड को हम क्या बोलेंगे, नोमेनक्लेचर। सो ये जो 3 चीजें आपको बताई, ये 3 चीज, ये दिस 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस 3 थिंग्स आर अंडर टैक्सोनॉमी।
सो बच्चों, ये तीन चीजों को जो साइंटिस्ट पढ़ते हैं या फिर स्टडी करते हैं या फिर इसके बारे में डिटेल में बताते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टमेटिस्ट या फिर टैक्सोनोमिस्ट। ओके, और सब्जेक्ट क्या रहेगा? कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिस्ट बोलेंगे जो करता है, पढ़ता है जो चीजों को, और उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा? सिस्टमेटिक्स। ओके, टर्म सिस्टमेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय लिनायस। लिनायस बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बच्चों, उन्होंने बहुत सारा चीजें किए थे। उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है, फादर ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोला जाता है, इवन सिस्टमेटिक्स भी कॉइन, वो जो नाम था उन्होंने ही दिया था। ओके, तो ये है हमारे फेमस कार्लस लिनायस सर। सो आप देख सकते हो। और एक अभी आगे देखो, कुछ उनके कान के पास बैठ के काट रहे हैं उनको। So generally the terms such as classification, systematics, taxonomy are used interchangeably, but taxonomics like G. Simpson, ये है G. Simpson, relate these terms to separate field also. अभी मैं जैसे बोली आपको, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सारे इंटरलिंक करके हम टैक्सोनॉमी में पढ़ सकते हैं, बट जी सिम्पसन ने इनको डिफरेंट पार्ट में भी यूज किया है। ओके, देखते हैं आगे जाके क्या क्या था उनका। It is the study of diversity of organism and all their comparative and evolutionary relationship. So diversity of organism मतलब different organism को different part में diverse जब करते हैं बच्चों, वहीं पे जब हम स्टडी का बात आता है तो तभी हम यूज कर सकते हैं, और इवोल्यूशनरी ट्री में कंपेयर करने के लिए भी हम ये सिस्टमेटिक चीज को डाल सकते हैं वहां पे। तो एनाटोमी ले लिए हम, एनाटोमी पता है अंदर का टिश्यू पढ़ना या फिर बोन्स को स्टडी करना, टिश्यू सिस्टम को स्टडी करना, ये सारे एनाटोमी में आएगा। फिजियोलॉजी क्या है? आप अगर हमारा फिजियोलॉजी बोल दो, जैसे कि क्या बोलोगे? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, राइट, ये सारे फिजियोलॉजी में आएंगे। बायोकेमिस्ट्री, एक सेल क्या क्या लेके बना हुआ है, सेल में कंपोनेंट क्या है। अभी अगर नहीं बोल पाओगे ना, फिर मैं बंद करूंगी पढ़ाना। और ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल पढ़ा चुके हूँ, बोलो मुझे बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़ा है, सेल में क्या क्या बायोमोलिक्यूल्स होता है, बोलो। यू कैन टेल मी। व्हाट आर द बायोमोलिक्यूल्स? हु कैन टेल मी? बच्चों बोलो। आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे। बोलो। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, हाँ, फिर से बोलो। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, हाँ, वेरी गुड, प्रोटीन्स। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन जणे ही पढ़ी मु का पढ़ी नथी? मन दुख करदेल, के भी आंसर दौन। जणे ही पढ़ी बायोमोलिक्यूल के भी पढ़ी नथिला? को माने बायोमोलिक्यूल क्लास करथिला ना कुआ? सेटा तो करनथला जानती। शुभ्रम ज्योतिर तो आज फर्स्ट क्लास, ताको किछ कहबिनी मु। सोनालिका तो पढ़िथिलु, शाश्वती, अस्मिता, संतोष, लाली भी थिला, गिरिजा सागर भी थिला, वर्षा अवश्य नुआ आसी, आदित्य कौन है? बायोमोलिक्यूल डिटेल पढ़ाई जाइकरी वीडियो चेक करिवो पढ़िबो हला। सुनो, बायोमोलिक्यूल अर्थ होची बायोलॉजिकल यूनिट भितर जो मॉलिक्यूलटा अछि, बायोलॉजिकल यूनिट जो मॉलिक्यूल को नेकी तयारी हेची। अबे बायोलॉजिकल यूनिट कोन? आमे माने तो बायोलॉजिकल यूनिट ना, आमे कोथरे तयारी हेची? सेल तयारी हेची। सेल कोथरे तयारी हेची ना? तुमरो हला कोन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एवडा एंजाइम्स, एवडा सब बायोमोलिक्यूल हला। ते जिंस तो कहूची से आउ कोन कहला कि से। सो बायोकेमिस्ट्री कहला। तापर इकोलॉजी माने हमरो हम एनवायरनमेंट व चतुर्पार्श्व सहित हमर इंटरेक्शन। सो इकोलॉजी का क्या बोलेंगे हम? द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ इट्स एनवायरनमेंट, और या फिर बोलोगे लिविंग इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक विथ एबायोटिक फैक्टर्स। सो दैट इज योर इकोलॉजी। ओके,
तो यही सारी चीजों से हमें पता चलेगा क्या क्या हमारे अंदर डिफरेंसेस है या फिर क्या क्या सिमिलरिटीज है। ओके, देन आया सिम्पसन रिगार्डेड क्लासिफिकेशन एज अ सब टॉपिक ऑफ सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स का एक सब टॉपिक उन्होंने इसको पकड़ा एंड दैट डील्स विद द ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप में हम जो बोलते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं, वही चीज तो हमने पहले पढ़ा ना, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। फिर आए जॉन रे। जॉन रे इज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट, कॉइन्ड द टर्म स्पेसीज। स्पेसीज इन्होंने ही दिया था। So monocotyledon and dicotyledon was also turned by him. ये जो दोनों हैं हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे बच्चों, तो मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन भी वही बताए थे। अभी कार्लोस लिनायस क्या करते हैं देखो, ये स्वीडिश नेचुरलिस्ट ऑफन रेफर्ड टू एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, पब्लिश्ड सिस्टमा नेचुरा। एक बुक लिखे थे कार्लोस लिनायस सिस्टमा नेचुरा नाम का। तो उसमें क्या किए थे, 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। ओके, सिस्टमा नेचुरा, दिस इज द बुक। देन स्पेसीज प्लांटरम contain description of 5900 species of plant and these were arranged according to his system of classification based on sexual characteristics. Okay, इसको भी लिनायस ही लिखे थे। लिनायस also introduced a system of nomenclature of plant, मतलब नामकरण करना किसका, प्लांट एंड एनिमल का उन्होंने सिखाया था हमें। ओके, ये सर इजी लग रहा होगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, समझने वाला नहीं है, बस आपको कहानी जैसे याद रखना है। फिर बच्चों आ गया अभी क्लैडिस्टिक। क्लैडिस्टिक किसको बोलेंगे, जैसे मैं बोलूंगी ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जाना, सीढ़ी में आप जा रहे हो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक प्रॉपर आप क्या मेंटेन करके जा रहे हो, एक क्लासिफिकेशन का वे, मतलब क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल ऑर्डर। हिस्टोरिकल ऑर्डर मतलब पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, दिस इज नोन एज योर क्लैडिस्टिक्स। ओके, दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स और बायोसिस्टमेटिक्स। सो अभी अगर हम क्या हिस्ट्री को लेके या फिर फाइलोजेनेटिक को लेके, जेनेटिक्स को लेके हम लोग पढ़ते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं, देन वी विल गेट ए वेरी क्लियर पिक्चर। So that will lead to your biosystematics और new systematics, जो कि अच्छा रहता है। ओके, प्रॉपर कर पाएंगे हम सिस्टमेटिक्स। सो अभी इसके बेसिस में बच्चों मैं बाद में दिखाऊंगी आपको जो था आप लोगों का किंगडम क्लासिफिकेशन, किस तरह से हमने क्लासिफाई किया है। अभी न्यू सिस्टमेटिक्स क्या है मैम? न्यू सिस्टमेटिक्स, हाँ कुह मैम स्क्रीन टा मते ଏବେ शो करूनी, स्क्रीन टिके रिफ्रेश कर दिया था मैम स्क्रीन कॉल सबको सरलेनी शो कर रहा थॉरिटी, है, सबको शो कर रहा है बच्चों स्क्रीन? मैम मुझे भी नहीं शो कर रहा मैम रिफ्रेश कॉल सरलेनी तापर अच्छा अभी चेक करो, अभी चेक करो बच्चों, अभी हो रहा है? हाँ मैम, अभी है। हुआ? यस मैम, शो कर रहा है। यस मैम मैम। ओके, जब भी नहीं करेगा कुछ तुरंत से बोलना, हाँ, नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा। मे भी कभी कभी आपकी तरफ से हो सकता है या फिर मेरे तरफ से होता है, कहीं से भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, बट इसी के कारण ये सब हौच-पौच हो जाता है। एनीवे, समझ में आया जितना हमने अभी तक पढ़ा? यस मैम। यस मैम। देन आया न्यू सिस्टमेटिक्स और नियो सिस्टमेटिक और बायोसिस्टमेटिक्स किसको बोला जाता है। हाँ, जुलियन हॉक्सले, ये एक फेमस साइंटिस्ट है। So it is a concept of systematics that consider a species to be the product of evolution. So new systematics और biosystematics क्या बोलता है कि जो पुराने स्पेसीज थे बच्चों, उनमें कुछ कुछ इवोल्यूशन होके नया स्पेसीज आया है। ओके, so formation or production of a new species from the pre-existing species by the process of evolution is known as your new systematics or biosystematics. Okay, it takes into consideration all the known characteristics of organism and all known evidences from different field of biology. So different biology का different field लेके हम इसको कर सकते हैं। हाँ, बायोलॉजी के different field में हम अप्लाई भी कर सकते हैं इस चीज को। Concept of this new systematics was given by सर जुलियन हॉक्सले। कब दिए थे ये? 1940 में दिए थे सर। देन आए इम्पोर्टेंट टर्म और इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ स्पेसीज। ओके, तो क्या होता है, स्पेसीज आर नॉट आइसोलेटेड,
स्पेसिस जो भी हैं बच्चों, जो भी स्पेसिस आप ले लो, होमो सैपियंस, ह्यूमन स्पेसिस, हम आइसोलेट होके अकेले अलग नहीं रह सकते, ओके। दे आर रिलेटेड अमंग देमसेल्फ बाय कॉमन डिसेंडेंट्स। और भी एक चीज इंडिकेट कर रहा है, हम अकेले नहीं हैं, मतलब हमारे पीछे भी बहुत सारे हैं, हमारे आगे भी बहुत सारे आने वाले हैं। तो एक स्पेसिस अकेला नहीं रहता है, उसके पहले भी रहते हैं बहुत सारी चीजें, आगे भी रहते हैं, मतलब उसके जैसे या फिर थोड़े थोड़े इवोल्यूशन में चेंज हो सकते हैं। मेन स्ट्रेस इज लेड अपन सबस्पीसीज एंड पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ स्पेसिस। हम मेन स्ट्रेस किसको देते हैं बच्चों? डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन को, ओके। देन a statistical idea is used to determine primitiveness और advancement of a species। मतलब statistical data मतलब क्या है? जैसे कि एडवांस चीजें हम बता सकेंगे इसी से ही, ओके। पुराना अगर हम पहला भी स्टडी किए हैं और नया भी स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा ना पहला क्या क्या था पहले में और नए में क्या क्या एक्स्ट्रा है, ओके। देखो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसका वेटेज में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वेटेज उतना ही है, बट जो उसके बाद आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, उसका वेटेज ज्यादा है, मतलब मिनिमम 2-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहां से। आप मेडिकल में भी सोच लो, नीट का सोच लो या फिर ओयूटी का भी सोच लो। नीट में थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन आएंगे, मतलब एवरेज कम आएंगे और थोड़े एबव एवरेज ज्यादा आएंगे, क्यों सुन लो, क्योंकि अभी नीट का जो एग्जाम है बच्चों, आपका बहुत सारे नीट एग्जाम जैसे बहुत सारे मेडिकल एग्जाम ये सब मर्ज होके नीट हो गया है, तो उसमें लेवल तो हाई रहेगा ही। बट ओयूटी ओडिशा का है और ओयूटी में क्या आप लोग बोल सकते हो जैसे कि सीबीएसई सीएसई सब बच्चे देते हैं और ओयूटी सिर्फ ओयूटी के लिए चूज करता है, एक ही है उसका, तो उसके हिसाब से उसका आता है। सो अगर आप लोग जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनको मैं सजेस्ट करूंगी आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, क्योंकि आपके लिए ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन, ओके। और जो सारे मैं डार्क कर रही हूँ, मान लो येलो कलर की हूँ, रेड कलर की हूँ, ब्लू कलर की हूँ, सो दैट इज और दैट पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको स्किप नहीं करना है, उसको जैसे भी पढ़ना है और याद रखना है, उसी से ही क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं या फिर होने वाले हैं, उस टाइप का ही लाइन या फिर सेंटेंस को हमने डार्कन किया गया है या फिर हमने डार्कन किया हुआ है, ठीक है। अभी देखो स्टैटिस्टिकल डाटा में नेक्स्ट क्या आता है, बेसिस इन द क्लासिफिकेशन। सो ये जो है आपका एपिडे कैंडोले, so the branch of science that deals with the study of बच्चों principle and process of और procedure of biological classification, जो प्रिंसिपल मतलब क्या क्या चीजों को लेके करना है एंड प्रोसीजर, हम जैसे लैब में काम करते हैं, लैब में काम करने के टाइम पे कुछ कुछ प्रिंसिपल एंड कुछ कुछ प्रोसीजर, कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि नहीं है, एग्जैक्टली वैसे जब हम कुछ चीज क्लासिफाई कर रहे हैं बच्चों, उस टाइम में भी हमें मानना पड़ता है कुछ कुछ प्रोसीजर एंड कुछ कुछ प्रिंसिपल्स। सो क्लासिफिकेशन मीन्स ऑफ ऑर्डरिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप, ये पता है हमें। सो अगर कुछ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर लेके हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, जैसे मैं बोली आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये तीन जो चीज है बच्चों प्रिंसिपल्स है, ओके। सो इसको एक के बाद एक प्रोसेस में डाल के हम क्या करेंगे, हम जो क्लासिफाई करेंगे या फिर नामकरण करेंगे उसको हम बोलेंगे टैक्सोनॉमी। ये चीज पर्टिकुलरली कैंडोले ने कैंडोले क्लियर किए थे हमें, ओके। नेक्स्ट आया बच्चों आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, उसको डिस्क्राइब करेगा बस अभी वो। सो आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल दी हूँ, जितने सारे ऑर्गेनिज्म है पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगी, फिर क्लासिफाई करूंगी एक तरह के कौन से हैं, फिर उनको नोमेनक्लेचर करूंगी। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन। Then nomenclature, it is the science of providing distinct or proper name to the organism as per the established universal practices and rules so that they can be easily recognize हो पाएंगे and differentiated from other से हम differentiate भी कर पाएंगे उनको। Each organism is given two word name जो होता है बच्चों क्या होता है, एक genus name होता है, एक species name होता है, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम बोलते हैं हम, स्पेसिस नेम। द मेथड ऑफ गिविंग नेम टू लिविंग बीइंग्स क्या होता है, कैसे, कॉमन और एक साइंटिफिक नेम है।
एक तो कॉमन नेम है जो कि रीजनल पर्टिकुलर एरिया में चलता होगा, और उसका साइंटिफिक नेम जो है वो पूरा दुनिया भर में सेम ही रहेगा। जैसे कि मैं बोलूंगी, आप कुछ भी ले लो, आम का ले लो, आम का साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्निफेरा इंडिका। ओके, सो अभी मैं उड़ीसा में उसको क्या बोलूंगी? आम्बो। दूसरे जगह में जाओगे आम बोलोगे, उसको इंग्लिश में मैंगो बोलोगे, फिर और कहीं पे और कुछ बोलते होंगे। बट अगर साइंटिफिक कम्युनिटी में बैठे हो तो आप बोलोगे मैग्निफेरा इंडिका, तो उनको समझ में आ जाएगा इंडिया में मिलने वाला वैरायटी है ये मैंगो का। ओके, वैसे ही अगर आप बोलोगे पांथेरा लियो, सो अभी मैं उसको ऐसे तो बोल दूंगी सिंह, या फिर आप शेर बोल सकते हो, उड़िया में सिंहो हम लोग बोलते हैं। बट अगर साइंटिफिक कम्युनिटी में बैठे हो देन यू हैव टू टेल पांथेरा लियो, तभी पता चलेगा ये लायन के बारे में बोला जा रहा है। वैसे पांथेरा टाइग्रिस किसको बोलेंगे? टाइगर को बोलेंगे। ओके, जिसको हम बाघ बोलते हैं या फिर उड़िया में बाघो बोलते हैं। तो एक लोकल नाम होता है बच्चों, जो कि हम समझने के लिए, सब समझने के लिए दे देते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम भी होता है। हाँ, कॉमन नेम को हम वर्नाकुलर नेम भी बोलते हैं। कॉमन नेम को, दीज आर बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलरिटी और पिकुलियरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जैसे कि कैंडियाली और फिर दोदक, ये सब है कॉमन नेम आपका। हाँ, दीज आर यूजुअली सिंगल वर्ड नेम एंड आर हेंस यूनिनोमियल। बहुत सारे बच्चों बाइनोमियल नेम है, बट ये पर्टिकुलर स्पीसीज का सिंगल ही नेम है, इनका स्पीसीज और जीनस ऐसा कुछ नहीं, एक ही नाम है, तो इनको यूनिनोमियल भी बोलते हैं हम। हाँ, ये दोनों जो दिखाया गया है, ये दोनों इजी होता है रिमेम्बर करना कॉमन नेम से। ऐसा नहीं है, बहुत सारा नेम तो हम नहीं दे सकते। आप लोग सोच लो, इंडिया में एक बोला जाएगा एक चीज को, फिर आप यूके में जाओगे और एक नाम बोलेंगे उसका, कनाडा में और एक नाम बोलेंगे, चाइनीज और एक नाम बोलेंगे आपका, जापानीज और एक नाम बोलेंगे। सो ऐसे में कन्फ्यूजन होगा। तो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए या फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नाम चाहिए होगा जिसको हम साइंटिफिक नेम बोलेंगे, और वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। और एक ही नाम, एक चीज के लिए एक ही नाम होगा, और वो नाम और किसी भी चीज के लिए कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। Each kind of organism representing a species is given a different name to distinguish it from other. So जैसे कि मैं बोलूंगी लायन का अदर नेम है, अभी कैट का अदर नेम है, डॉग का अदर नेम है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है और हमें डिस्टिंग्विश करना है इनको। बट अभी कुत्तों का या फिर डॉग का स्पेसिस एक है, कैनाइन्स फेमिलियरिस। बट अगर आप देखोगे बहुत सारे टाइप के कुत्ते हैं, राइट, बहुत सारे टाइप के डॉग्स हैं। सो वो क्या डिफरेंट स्पेसिस है? नहीं, एक स्पेसिस के अंडर ही रहते हैं बच्चों, बट उनका ब्रीड हम लोग बोलते हैं। हाँ, कुत्तों में या फिर डॉग्स में हम बोलेंगे ब्रीड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड्स बोला जाता है, या फिर डिफरेंट वेराइटी बोला जाता है। वैसे ही गाय बोलोगे, काव का भी एक ही स्पेसिस के अंदर जाता है बच्चों, बट डिफरेंट वेराइटी होता है उसका। स्पेसिस एक ही होगा, डिफरेंट वेराइटी होंगे, ब्रीड होंगे। One has to ensure that such a name has not been used earlier for any other. जो नाम हम दे रहे हैं वो पहले और कोई दिया होगा वैसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, ये पॉलिनोमियल एंड ट्राइनोमियल से नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम। नोमेनक्लेचर ही चल रहा है हम लोग का, नेक्स्ट क्लास बाकी का देखेंगे। बोलो सब्रम ज्योति, बुझा पड़ला पूरा ना कौन डाउट रहिला? ना मैम, बुझा पूरा भल से बुझला? आ गया मैम। ओके, आदित्य, सांकेतिका, श्वेता, यस मैम। यस मैम। वर्षा, गिरिजा, ललित, संतोष, स्मिता, सरस्वती, समस्त पिले बुझिला भल से ना किसी डाउट रहिला को? देखो एबे तुम्हें 1000 थर पचारे मु 2000 थर कहिबी, किंतु जता मु पचारिबी मते आंसर दरकार। देखो तुम्हें पचारले कोन मु कहूची कि नहीं, मु पचारला बेले भी तो मते कहइबो ना। हौ आज पई एतिकी, एबे फर्स्ट ईयर पुणी पिलांकर अछि क्लास। आज रहिबा ताले एतिकी, समस्त पढ़ पुणी थरे। मु ऑलरेडी पठै देछि तुम ग्रुप रे, सेता ऑलरेडी ग्रुप में है ये नोट्स,
तो आप देख लो शुभ्रम ज्योति ऑलरेडी ग्रुप रे नोट अच्छी जाई कि देखो नोट्स टा हैला तो Yes, ma'am. जति कि जे पढ़ा हला ताको आउथरे पढ़ नेक्स्ट क्लास ऑन डाउट हेले पचारिबो ओके Yes, ma'am. समस्ते समस्ते को कहूँ नेक्स्ट क्लास किसी भी डाउट हेले पिले पचारिबो जो मैंने आगुर अच्छे जानी तो तुम्हें पचार केबे मना करे तेणु पचार नुआ पिला जान ना तेणु कहूँ बार बार करी तुम कंफर्टेबल हो तुम सहित भी आउ किसी नोट दरकार थे भी पचार मागिब ग्रुप रे ही पचार सेंड करा किसी असुविधा नहीं हाँ आउ लास्ट रिकॉर्डेड वीडियो गुड़ा भी जाके देखो सब तो क्लियर हम आउ पिले जो सब आमर गोटे ही यूनिट मु सारी मु जो यूनिट सारी सेल थिला आउ बायोमोलिक्यूल सेल डिवीजन हैला तेणु तापे व्यस्त होनी इवन श्वेता भी न्यू अच्छी श्वेता तुमको आउ किछिटा नुआ पिला जॉइन कला परे हमर बैकअप क्लास दिया हे जिवो तेणु थोड़ा क्लियर हे जिवो तुम्हारा हां ओके